चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पेशावर में ईद पर प्रतिबंधित संगठन खुलेआम पैसा जुटाते नजर आए। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ईद नमाज के दौरान पैसे जुटाते नजर आए। चश्मदीदों ने ट्विटर पर चिंता जताई है। सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में ज़कात मांग रहे थे जैश से जुड़े लोग। भारतीय संसद और पुलवामा हमले के पीछे जैश का ही हाथ था, जो आज भी पाकिस्तान में खुलेआम गतिविधियों को अंजाम देने में कामयाब हैं। कराची में भी ऐसे ही पैसा जुटाते दिखाई दिए आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग। और चलिए इसी खबर पर और अपडेट लेने के लिए, बातचीत करने के लिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बड़ी चौंकाने वाली खबर है जो पाकिस्तान से आ रही कि ईद के मौके पर जो प्रतिबंधित संगठन है जिसने भारत में कई आतंकी हमले किए हैं, जैश ए मोहम्मद के जो कार्यकर्ता हैं वो एक तरह से पैसा जुटाते हुए नजर आए। बिल्कुल, ये जो खबरें आ रही हैं ये पाकिस्तान में जो लोग नमाज के लिए गए थे पेशावर में, बागे नारान ये इलाका है जहां पर ये नमाज हो रही थी, और वहां पर जो नमाज करने के लिए गए थे उसके बाद लौटने के बाद उन्होंने ट्वीट करके इस बात पर चिंता जाहिर की है कि वहां पर प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद खुलेआम जो है वो ज़कात मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे, और फिलिस्तीन और कश्मीर का नाम लेकर वो इस तरह से पैसा जुटा रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान में भी जैश को प्रतिबंधित कर रखा है, यूएन ने भी प्रतिबंधित कर रखा है सिक्योरिटी काउंसिल ने, लेकिन उसके बावजूद आज भी पाकिस्तान में खुलेआम इस तरह से उनकी जो गतिविधियां हैं, उनकी जो एक्टिविटीज, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। और ये भी तब हो रहा है कि जब वहां पर सुरक्षा कर्मी मौके पर मौजूद थे। ये कहीं ना कहीं चिंता जाहिर करता है जिस तरह से FATF की ग्रिल लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकाला गया, और उस वक्त दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और अब टेरर फंडिंग पर पूरी तरह से रोक लग गई है, इसलिए ग्रिल लिस्ट से बाहर आ चुका है पाकिस्तान। लेकिन ये फिर से एक बार चिंता खड़ी करता है कि आज भी पाकिस्तान में खुलेआम जो वहां के लोग हैं खुद बता रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद के हों या बाकी अन्य तंजीमों के जो लोग हैं वो खुलेआम ईद के मौके पर पैसा मांग रहे हैं, पैसा जुटा रहे हैं, और माना जा रहा है कि इसी पैसे का इस्तेमाल फिर आतंकवाद के लिए किया जाता है भारत के खिलाफ। बिल्कुल। यहां पर शैलेंद्र दो तीन चीजें हैं। एक तो जो चीज है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है, तो एक चीज तो ये दर्शाती है जिस तरह से जैश ए मोहम्मद संगठन पैसा जुटा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका संगठन मजबूत होगा, और दूसरी तरफ यह भी दर्शा रहा है कि इनकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। देखिए, पाकिस्तान की आर्थिक हालात वाकई में बहुत खराब है, और इसके लिए हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान से IMF के लोन के बेल आउट पैकेज की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं जो आतंकी तंजीमें हैं उन पर कोई रोक टोक नहीं है। आज भी ISI का संरक्षण उनको मिल रहा है, आज भी पाकिस्तानी आर्मी उनको सपोर्ट मुहैया करा रही है। और हमने ये भी देखा है कि कुछ दिन पहले पुंछ में जो हुआ उसके पीछे भी जैश से जुड़े एक संगठन का नाम सामने आ रहा था जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ जहां पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब है, तो ऐसे में पब्लिक से फंडिंग रेज करके वो अपने आतंकी हमलों को, अपने आतंकवाद को जिंदा रखना चाहते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो वहां पर मौजूद लोग थे जिन्होंने ट्वीट करके इस बात को कंफर्म किया है, वो ये खुद कह रहे हैं कि वो ओपनली जैश का नाम ले रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद से। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने नाम बदल के फिर कहा कि वो अल रहमत ट्रस्ट से हैं, हालांकि वो भी कहीं ना कहीं जैश से जुड़ा हुआ ही संगठन आउटफिट है। तो कुल मिलाकर आज भी पाकिस्तान में जिस तरह से छूट दी गई है आतंकी संगठनों को कि वो खुलेआम आज भी चंदा और ज़कात रेज कर रहे हैं आतंकी गतिविधियों को जारी रखने के लिए, जो कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है, क्योंकि FATF ने भी इस पूरे मामले को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद पाकिस्तान को करीब 3 साल तक ग्रे लिस्ट में रखा गया था। लेकिन अब पाकिस्तान भले ही ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया हो, लेकिन इस तरह की जो खबरें हैं वो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाती है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, मेरा एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से भारत में नापाक हरकतें लगातार ये संगठन अंजाम देते हैं, खासतौर से जैश ए मोहम्मद की अगर बात की जाए, तो वहीं पर पाकिस्तान में आप देखिए तो इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। इनके ऊपर जो इनके कार्यकर्ता हैं संगठन का नाम बदलकर या जो ट्रस्ट हैं उसका नाम बदलकर, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर इस तरह की गतिविधियों में लगातार लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भारत भी ये बात कई बार कह चुका है कि UNSC की जो प्रोहिबिटेड लिस्ट है
जितने भी संगठन है दुनिया भर में, सबसे ज्यादा संगठन पाकिस्तान से वास्ता रखते हैं। तो ये पूरी दुनिया अब ये बात जान चुकी है कि पाकिस्तान में किस तरह से आतंकियों को न सिर्फ ट्रेन किया जाता है बल्कि उनके लिए फंडिंग कराई जाती है, उनको हथियार मुहैया कराए जाते हैं। और हमने ये देखा कि लगातार चाहे कश्मीर हो या ड्रोन के जरिए इस तरफ भी हथियार भेजे जाते हैं, ड्रग्स भेजे जाते हैं, नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये लगातार पाकिस्तान कर रहा है, बावजूद इसके कि वहां पर इस वक्त माली हालत ठीक नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए आटा तक नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन और कश्मीर के नाम पर वहां पर फंड रेजिंग की जाती है। और ये जो चीजें हैं ये दुनिया के सामने आनी चाहिए ताकि जो पाकिस्तान का सच है वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुंछ में सैन्य वाहन पर आतंकी हमले के विरोध में बिश्नाह में शिवसेना हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और उसके द्वारा पोषित आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से आतंकवादियों और पाकिस्तान को इस कायरतापूर्ण काम के लिए कड़ा सबक सिखाने की मांग की है, जिसमें शामिल लोगों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि इस आतंकी हमले में सेना के 5 वीर जवानों के बलिदान से सारा देश सदमे में है। उन्होंने सरकार से पाकिस्तान और उसकी ओर से फैलाए जा रहे आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। पाकिस्तान का पुतला चढ़ाया है, क्योंकि 2 दिन पहले पुंछ जोरी में जो हमारे इंडियन आर्मी की गाड़ी पे बांग पे अंतवादियों द्वारा गोले बरसाए गए, जो हमारे 5 नौजवान शहीद हुए हैं, ये सीधी सीधी जो है पाकिस्तान की चाल है। क्योंकि पाकिस्तान जो है ऐसी पहले भी हरकतें करता है और तमाम ये जो हमारे नौजवान शहीद हुए हैं बहुत बड़ी एक दर्द है, हमें बहुत एक दुख की बात है। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा जो उनके परिवार है उन्हें भी शक्ति प्रदान करें ताकि वो इस दर्द को सहन कर सके, क्योंकि इस दर्द में हम उनके साथ हैं। आगे बढ़ेंगे। लघु उद्योग भारती के ताउन से जम्मू में मेगा इन्वेस्टर समिट का एहतमाम किया गया। इस मीटिंग में हिंदुस्तान भर के सरमायाकारों ने शिरकत की। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल भी इस इजलास में शरीक हुए, जबकि मरकजी वजीर नारायण राणे मेगा इन्वेस्टर समिट का अहम मकसद जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी को बढ़ाना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस समिट से खिताब किया। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हिंदुस्तान के लोग चाहे अपनी जात और मजहब से ताल्लुक रखते हों, अलहदगी पसंदी और तशद्दुद को पसंद नहीं करते। ये सिर्फ वही लोग हैं जो बाहर से आए हैं और हालात को खराब करने के लिए इसे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम के अमन और तरक्की के मंत्रों से हिंदुस्तान आलमी गुरु बनने की तरफ बढ़ेगा। देखिए, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस ये नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 2 ऐसे पैरामीटर हैं। उसी से ही पीस आएगी, उसी से ही प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसी से ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उसी से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल होगा। ये चीजें पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का हालत आप देख ही रहे हैं। हाँ, सतपाल मलिक की जो उस पे सारी चीजें सामने हैं आपके। सर, आज सतपाल को पकड़ लिया गया है, अब तक पंजाब के हालात अब ठीक होंगे? देखिए, मैं 2 दिन से दिल्ली में एक बुद्धिस्ट ग्लोबल समिट में था और उसमें लेह लद्दाख से भी लोग थे। सब लोग चाहते हैं जी कि संसार में पीस हो, और पीस को कौन लीड करेगा संसार में? इंडिया ही कर सकता है जी। तो ये जो आप अलगाववाद, जो आतंकवाद, ये भारत में रहने वाले लोगों के दिलों में नहीं है जी। ये कहीं बाहर से आते हैं, लेकिन भारत की सरकार ये चाहती है कि हम डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के माध्यम से सभी नागरिकों का भला करेंगे, सभी का दिल जीतेंगे और देश को एक और श्रेष्ठ बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एलजी मनोज सिन्हा ने हुकूमत की हुसूलियाबियों और मंसूबों का तज़किरा करते हुए कहा कि आने वाले चंद बरसों में 42 इंडस्ट्रियल
एस्टेट्स कायम की जाएंगी। 20,000 करोड़ से ज्यादा के काम अभी जारी हैं। तमाम बड़े मंसूबे जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। मनोज सिन्हा ने कहा कि लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया जाएगा। 5,000 कनाल जमीन बाअसर लोगों से खाली करके इंडस्ट्री, स्कूल और अस्पतालों के लिए दी जाएगी। अब मैं हमारे राष्ट्रीय सचिव सक्षम इस पूरी औद्योगिक यात्रा में अप्रैल 2021 में एक नया मोड़ आया, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए प्रारंभ हुई। मैं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जब हम लोग स्कीम बना रहे थे तो जितनी रुचि उन्होंने ली एक की है, उसके कारण भी प्रेजेंटेशन आपने देखा, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। बट ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि देश के किसी भी राज्य में निवेश पर इतना इंसेंटिव नहीं है जो आज जम्मू कश्मीर में है, और इसके कारण हमारे यहां नए रास्ते खुले हैं। आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन भी कोशिश कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए इंडस्ट्री का मतलब आर्थिक विकास द्वारा सामाजिक उद्धार और समावेशी विकास है। उस अर्थ में मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री ही किसी भी क्षेत्र की रीढ़ होती है जो नागरिकों को स्वावलंबी और उनके जीवन स्तर को बेहतर बना सके। अखनूर में भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव के मौके पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। अखनूर ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा द्वारा किया गया। इस मौके पर कामेश्वर मंदिर से ये शोभा यात्रा शुरू होते हुए तहसील रोड बस स्टैंड, निर्दोष चौक, मेन चौक से होते हुए भगवान परशुराम धाम से संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में ढोल नगाड़े के साथ विभिन्न झांकियों के साथ जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा में उत्साह बढ़ाया गया। इस मौके पर सभी जाति वर्ग के लोगों ने हिस्सा लेकर भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद प्राप्त किए। देखिए, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर अखनूर चंद्रभागा के तट पर भगवान परशुराम जी के इस मंदिर में एक भव्य समारोह भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में एक भव्य रैली भगवान श्री कामेश्वर जी के मंदिर से होते हुए निर्दोष चौक से गुजरकर ये वापस भगवान परशुराम जी के मंदिर में संपन्न हुई है। और आप सब इसके भली भांति मैं कह सकता हूँ गवाह है कि इस बार की जो ये रैली है, ये इतिहास की सबसे भव्य, सबसे बड़ी रैली जो है भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर निकली है, जिसके लिए मैं तमाम ब्राह्मण समाज अखनूर, खोड़, चौकी चौरा, जहाँ जहाँ से भी लोग हमारे मतवार ब्लॉक से, जहाँ जहाँ से भी जो हमारे साथी यहाँ पर पहुँचे हैं, उन सब का मैं ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा अखनूर की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आए दे सारे युवा जी, जिन्ना भी युवा आए दा, अपने ग्रां दा, शहर दा, जिन्ना युवा आए दा, मैं सारे दा अपने तहे दिल कन्नै उंदा शुक्रगुजार करना और भगवान परशुराम हुंदे अग्गें प्रार्थना करना है कि जिन्नी जेड़ी रैली इस बारी हुई है, जेड़ी इस बारी शोभा यात्रा निकली है, भगवान अगले बारी जिन्हें सारे गी आशीर्वाद देने इहदे कोला दुगनी निकला है। और जेड़ा साढ़े बाकी जिन्नियां भी जातां हैं इत्थे, जिन्ने भी धर्म ने सारे साढ़ा साथ दिता है, अस सारे नी पूरा पूरा धन्यवाद करने पूरी सभा की तरफा, यूथ की तरफा मैं उनका सारे धन्यवाद करना और अपने यूथ का बहुत बहुत दोनों हथ जोड़िए उनका शुक्रिया अदा करना कि जेड़ा इन्हें टाइम कड्डिया ये किश कीता है, इसदे लई उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। आरएसपुरा कस्बे में रविवार को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा सेवा समिति के सहयोग के साथ दूसरी बार श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा तथा बड़े भाई बलराम जी के रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा आरएसपुरा कस्बे स्थित देवी द्वारा मंदिर से शुरू हुई और कस्बे के हनुमान चौक,
दलजीत चौक, देवेंद्र शर्मा चौक, शहीद भगत सिंह चौक सहित कस्बे के प्रमुख हिस्सों से होते हुए देवी द्वारा मंदिर में संपन्न हुई। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए शहरवासियों द्वारा जगह जगह पर स्टॉल लगाए गए थे और यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। खासकर भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचने को लेकर लोग काफी उत्साहित दिखे। खुशी की बात है कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आज जो निकाली गई। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ का रस्सा होता है उसको खींचने से इंसान जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल जाता है। ये आरसपुरा के लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि भगवान जगन्नाथ जी आज यहाँ स्वयं आए और पूरे शहर में ये आज बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ का जो रस्सा खींचा है सभी ने, और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोग सड़कों पर आए और भगवान जगन्नाथ जी का स्वागत किया। और हर साल इस बार ये दूसरी बार जो है भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है। और हम ये जो रथ यात्रा है देवी द्वारा मंदिर कमेटी की तरफ से निकाली गई और पूरे शहर ने इसका बहुत अच्छे से साथ दिया। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि कोई भी हमारा जो देवी द्वारा मंदिर कमेटी का कार्यक्रम हो उसमें पूरा शहर आगे बढ़ चढ़ कर आए और इस कमेटी का साथ दे। गुलमर्ग से टनमर्ग हाईवे और बाबा ऋषि रोड पर कई घंटों तक बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। ट्रैफिक जाम में सयाह और मकामी सैलानी कई घंटों तक फंसे रहे, जिसकी वजह से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात पेश आईं। वाज़ेह है कि ईद की खुशियां मनाने के लिए काफी तादाद में आज लोग गुलमर्ग पहुंचे हुए थे। कई घंटों के बाद ट्रैफिक बहाल हुआ। जिन लोगों को वादी के दूसरे अजला को पहुंचना था उन्हें काफी मुश्किलात पेश आईं। ट्रैफिक जाम के दौरान जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलमर्ग टंगमर्ग नेशनल हाईवे पे और यहाँ आज बदतरीन ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और काफ़ी तादाद में जो सयाह भी है वो ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। और बाबा ऋषि रोड पर भी काफ़ी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और अब पुलिस और मुकामी लोग जो हैं वो अब ट्रैफिक को रेस्टोर करने में मदद कर रहे हैं। और साथ साथ यहाँ जो आज दूसरी ईद थी और ईद की खुशियाँ मनाने के लिए जो लोग जो गुलमर्ग पहुँचे थे और काफ़ी तादाद में, क्योंकि उस वजह से ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और अब आहिस्ता आहिस्ता ये गाड़ियाँ जो हैं निकल रहे हैं और ये गुज़श्ता 3 घंटों से ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और सयाह है, मुकामी सैलानी जो है वो फंसे हुए हैं इस ट्रैफिक जाम में। और आप देख सकते हैं कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो गाड़ियां हैं अब निकल रही हैं और अपने मंजिल मकसूद की तरफ अब निकल रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो गुलमर्ग जो आए हुए थे उनको अब मुख्तलिफ अपने घरों को पहुंचना है और काफ़ी दिक्कतें हैं। अब यहाँ बाबा ऋषि मोड़ पर भी जो मुकामी लोग हैं वो आए हैं और अभी बाबा ऋषि रोड से कुछ गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है और गुलमर्ग रोड से कुछ गाड़ियों को बारी बारी छोड़ा जा रहा है ताकि ये जो ट्रैफिक जाम है ये जल्द जल्द रेस्टोर हो जाए और जल्द जो सैलानी है, सयाह है, वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। आगे बढ़ेंगे। शिमला नगर निगम चुनाव की जंग बीजेपी ने जारी किया है घोषणा पत्र। दृष्टि पत्र में कई उपलब्धियां भी गिनाई गई हैं और चुनाव के लिए विजन पेश किया गया है। नगर निगम के लिए कई घोषणाएं हुई हैं, आशाओं पर खरे उतरने का भरोसा दिया गया है। दृष्टि पत्र को पूरी तरह से पालन करने का भरोसा दिलाया गया है। नई दिशा के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ और नए विजन के साथ काम करने का एक अवसर था और हमने उसकी शुरुआत की। और आज मुझे लगता है कि उसमें से बहुत सारे इनिशिएटिव हमने आपके सामने सुने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रागपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भगोड़ा आखिरकार कितने भी दिन भागेगा, कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन समय लंबा लगा। अगर गिरफ्तारी जल्दी हो जाती तो अच्छा होता। उन्होंने दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही। कि भगोड़ा कितनी देर तक भाग सकता है, कानून के हाथ लंबे होते हैं और दहशत फैलाने वाले और भय फैलाने वालों
कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। थोड़ा ज़्यादा समय लगा पंजाब को, लेकिन जल्दी होता तो और अच्छा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की और उनके साथ विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम सुक्खू ने मनोहर लाल खट्टर को बताया कि हिमाचल में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं पर लगाए जाने वाले उपकर से हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की ओर से लगाए जाने वाला जल उपकर जल पर नहीं बल्कि प्रदेश में कार्यरत लगभग 172 जल विद्युत परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन पर लगाया जाएगा। वहीं हरियाणा के सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्य हिमाचल है, जिसने पानी और अन्य विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही रेणुका डैम और वाटर सेस को लेकर भी चर्चा हुई। हमारा जनरेशन प्रोसेस है वो जो हिमाचल प्रदेश में 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है उस पर लागू किया गया। अब कितना असर पड़ेगा या कितना नहीं पड़ेगा वो आगे सचिव लेवल पर बैठक में बात आगे आएगी। और जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया की बात है कि कितना असर पड़ता है और कितना नहीं पड़ता है कि क्या मामले हैं, वो तो सब संवाद के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। तो हमारा अभी पहली संवाद हुआ, कुछ चीज़ें इन्होंने हमें ध्यान में लाई कि ऐसा हो सकता, तो हमने इनको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हमारी एक सहमति बनी कि सचिव स्तर पर भी हमारी बैठकें जारी रहेगी। दूसरा, ये तो एक मुद्दा था। उसके बाद किसाऊ का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से अटका पड़ा था, जिसमें हरियाणा भी हमारा पार्टनर है और उत्तराखंड भी पार्टनर है। उसमें कुछ हिमाचल की तरफ से आपत्तियाँ थी, उसका समाधान की बात की गई है। तीसरा, कुछ और मुद्दे हमारे छोटी छोटी बाउंड्री से रिलेटेड थे, उसके संबंधित बात की गई है। हमारा एक बद्दी से रोड जाता है शीतला, जिसमें हरियाणा का पार्ट है, उसको जोड़ने की बात की गई है। इन सब मुद्दों पर एक कंक्रीट चर्चा हुई है। और जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आज बातचीत से पता लगा, कुछ आगे बातचीत से करेंगे। इनको कुछ और डाउट है वो हम क्लियर करेंगे, जो इनके डाउट है, जो इनको शंका है, वो हमारे सेक्रेटरी लेवल पर आके करेंगे। ना हरियाणा पर डायरेक्ट सेस है ना पंजाब पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है जिनसे हम बिजली खरीदते हैं वो रेट बढ़ाएंगे। ये है इनका मेन मकसद क्या है कि हरियाणा के साथ तो हमारा कोई ऐसी बात ही नहीं है, पंजाब के साथ। पर जिन भी पावर प्रोजेक्ट वालों से ये बिजली खरीदते हैं, जो हमारा सेस लगेगा उस सेस के आधार पर वो हमारे रेट बढ़ा सकते हैं और उसका भुगतान हमें भी करना पड़ेगा। ये माननीय हरियाणा को भी करना पड़ेगा। उस संदर्भ में हमारी बातचीत आगे जारी रहेगी। पड़ोसी प्रदेश है और पड़ोसी प्रदेश का अपना एक संबंध होते हैं, तो उस नाते से बहुत से इश्यूज होते हैं, जिसमें पानी का एक विषय है अपने आप में। कुछ इश्यूज हमारे बिजली को लेकर के, कुछ हमारे नए प्रपोजल्स हैं, तो उस नाते से कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई है। जैसे पानी वाले विषय पर मैं अगर कहूँ तो रेणुका डैम और हमारे जो लखवाड़ और किसाऊ डैम, उस पर चर्चा हुई है। खास करके किसाऊ डैम का जो अभी MOU होना है, उस MOU में पिछली सरकार के समय, जब हिमाचल में पहले सरकार थी, उस समय जो बातचीत थी उसको आगे बढ़ा करके, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री शेखावत जी हैं उनको एक प्रकार से बैठा करके हम साथ करेंगे बात, और उसका एक MOU जल्दी हो जाए। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।